बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 4 का आज का हमारा टॉपिक है सरकार के अंग। इसके अंतर्गत आज हम व्यवस्थापिका के संबंध में चर्चा करेंगे। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर। राज्य एक अमूर्त संस्था है और जो स्वयं कार्य नहीं करती और मूर्त रूप में इसका ये संपूर्ण कार्य का दायित्व सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार वह संस्था है जो सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, साधनों से युक्त होती है, जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और जो राज्य के उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करती है। गार्नर का कहना भी है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे ही सरकार कहा जाता है। तो सरकार के यदि हम अंगों को देखें तो विभिन्न व्यक्तियों ने इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है। किसी ने 5-6 अंग इसके ऑर्गन्स बताए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें व्यवस्थापिका जो अंग है वो कानून बनाने वाला अंग है और राज्य की नीति को निश्चित करने वाला अंग होता है। कार्यपालिका उन कार्यों को कार्य रूप में परिणत करने वाला, शासन का संचालन करने वाला अंग है। और न्यायपालिका जो कानून बने हैं उनके आधार पर न्याय प्रदान करती है, संविधान की व्याख्या और रक्षा करने वाला अंग है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर जो अंग है वो क्या होता है और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका का अत्यधिक महत्व है। सरकार के तीनों अंगों में का ही वैसे तो महत्व है, लेकिन व्यवस्थापिका का अपना महत्व इसलिए है क्योंकि इसका काम कानून का निर्माण करना है। इसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और इसी कानूनों के आधार पर न्यायपालिका न्याय संबंधी काम करती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है और इन दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का निर्माण ही नहीं करता, वरन प्रशासन की नीतियों को भी निश्चित करता है। संसदात्मक प्रणाली में तो व्यवस्थापिका का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है और इसके द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों को निर्धारित भी करती है, नियंत्रित करती है और कार्यपालिका का निर्माण भी व्यवस्थापिका में से किया जाता है। इसलिए संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का घनिष्ठ संबंध होने के कारण व्यवस्थापिका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गिलक्राइस्ट ने भी संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका के महत्व को स्पष्ट किया है। व्यवस्थापिका विभिन्न प्रकार के काम करती है। कानून निर्माण करना तो इसका प्रमुख दायित्व है ही। संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करने वाला अंग है। विभिन्न कार्यों को हम देखेंगे, विभिन्न फंक्शंस कौन कौन से हैं लेजिस्लेचर के। सबसे महत्वपूर्ण जो काम मैंने जैसे अभी बताया कि व्यवस्थापिका जो महत्वपूर्ण काम है वो कानून बनाना है। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं, जैसे एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र, लेकिन वो हम पिछली क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं कि इन शासन प्रणालियों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह से 3 सरकार के अंग अलग अलग ना होकर एक में ही सारी संपूर्ण शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियों और कार्यों का इतना महत्व नहीं होता जितना कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देखा जा सकता है। तो लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य भी बढ़ जाते हैं। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली दोनों ही प्रणालियाँ लोकतांत्रिक हैं, लेकिन दोनों में अपना अपना महत्व अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, लेकिन अध्यक्षात्मक में
क्योंकि शक्ति पृथक्करण होता है इसलिए ये नियंत्रण नहीं होता। लोकतांत्रिक राज्यों में जो महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका के, उसमें कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। कानून निर्माण संबंधी काम में विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, उस पर वाद विवाद करना, उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप देना। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन भी कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है और उसे समाप्त करने का काम भी कर सकती है। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण काम है संविधान में संशोधन संबंधी काम। जो बने हुए कानून हैं संविधान में उल्लिखित हैं और उनमें कोई परिवर्तन या संशोधन करना है तो वो काम भी व्यवस्थापिका के सदनों के द्वारा ही किया जाता है। और अलग अलग देशों में इसकी प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत इत्यादि विभिन्न देशों में संविधान संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण संबंधी पद्धति से भिन्न भी हो सकती है। भारत में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तीसरा प्रकार का काम है विमर्शात्मक, विचार विमर्श करने संबंधी। और पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग जहां अंग्रेजी में किया जाता है, फ्रेंच में पार्लियामेंट से ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदाय, स्वार्थ और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत और स्वतंत्र विचार विनिमय होता है और इसको हम लोकतंत्र में व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण भी कह सकते हैं। व्यवस्थापिका विचारों का आदान प्रदान करने वाला अंग है और इस विचार विमर्श के मंथन के बाद ही कोई निश्चित कानून या नियमों का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम इसे कहा जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण संबंधी काम। व्यवस्थापिका कानून निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण भी रखती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका के द्वारा जनता के धन या राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखते हैं। अपनी इसी शक्ति के कारण व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इन धन को जनहितकारी कार्यों पर किस प्रकार से खर्च किया जाए। एक और जो महत्वपूर्ण काम है वो है प्रशासन पर नियंत्रण करना। व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर तो भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। व्यवस्थापिका के द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों में अलग अलग तरीके से प्रक्रियाओं से देखे जा सकते हैं। जैसे संसदीय प्रणाली में यदि हम देखें तो वहाँ व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न द्वारा, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती विभिन्न प्रकार से कर सकती है। और व्यवस्थापिका यदि अविश्वास प्रस्ताव लागू कर दे तो कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और पुनः चुनाव होते हैं। तो इस तरह से प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण कार्य है न्याय संबंधी कार्य। इसमें यदि हम देखें तो अध्यक्षात्मक में भी ये नियंत्रण प्रशासन पर रहता है। जैसे कि अमेरिका में इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति जब महत्वपूर्ण काम करता है, वैसे तो वहाँ शक्ति पृथक्करण है, लेकिन किसी देश के साथ संधि या कोई नियुक्ति करनी हो तो वहाँ के राष्ट्रपति को सीनेट से परमिशन लेनी पड़ती है। और युद्ध और शांति की घोषणा में भी अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ की व्यवस्थापिका से अनुमति के बाद ही ये कार्य कर सकता है। तो प्रशासन पर नियंत्रण हम अध्यक्षात्मक में भी देख सकते हैं। फिर न्याय संबंधी जो कार्य है उसमें यदि हम देखें तो इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा कहलाता है और वहाँ उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में काम करता है। फ्रांस में भी गणतंत्र परिषद है, काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, और अमेरिका में कांग्रेस जो कि उच्च सदन है, और भारत में
जो संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उसका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से हमारे जो व्यवस्थापिका है कई बार न्याय संबंधी कार्य भी संपादित करती है और व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्य और निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर अभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्य बल्कि निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। फिर है निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य भी करती हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों और प्रधान सेनापति का चुनाव करती हैं। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। और अगर हम भारत में देखें तो संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इस तरह से निर्वाचन संबंधी काम में भी व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। फिर एक महत्वपूर्ण काम है समितियों और आयोगों की नियुक्ति करना। व्यवस्थापिका समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों आयोगों को नियुक्त कर सकती है। अमेरिका में व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है, सीनेट या उच्च सदन भी इसे कहते हैं, वो जांच समिति नियुक्त कर सकती है। कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण कर सकती है। भारत में जो संसद है वो विभिन्न आयोगों की रचना कर सकती है, जैसे अब वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, ये समय समय पर बनाए गए हैं जो संसद द्वारा निर्मित हैं। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की जा सकती है। भारत में इन नियमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। लोकतंत्र में खासतौर पे व्यवस्थापिका एक ऐसा अंग है सरकार का जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्थापिका जनता की भावनाओं या उनकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख अंग है। इन सब कार्यों के आधार पर अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका कानून निर्माण संबंधी एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रभावशाली कार्य करती है व्यवस्थापिका। और जैसा कि डॉक्टर गार्नर का भी मानना है कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल कानून बनाने वाला ही अंग नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो अन्य विभिन्न कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन या न्याय संबंधी या निर्देशन देने संबंधी या कार्यपालिका से संबंधित विभिन्न कार्य। तो इन सब आधारों पर हम स्पष्ट कर सकते हैं व्यवस्थापिका के विभिन्न कार्यों को।